ये सब हटा देना चाहिए। कुतुब मीनार ये सब जितना हो रहा है, अब देखिए ना यहाँ क्या जरूरत है नाम रखने का, बाबर, अकबर, हुमायूं, सारे हटा देना चाहिए, एकदम हटा देना। और लाल किले के अंदर कोई सबूत होगा तो वो आदमी कोर्ट जाएगा। ये सब हटा देना चाहिए। कुतुब मीनार ये सब जितना हो रहा है, अब देखिए ना यहाँ क्या जरूरत है नाम रखने का, बाबर, अकबर, हुमायूं, सारे हटा देना चाहिए, एकदम हटा देना। और लाल किले के अंदर कोई सबूत होगा तो वो आदमी कोर्ट जाएगा। अभी आपने जिन्हें सुना वो केंद्रीय गृह मंत्री है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन अपने विवादास्पद बयानों की वजह से, मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं, विवादित शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि ये सब हटा देना चाहिए, उसमें जिक्र उन्होंने कुतुब मीनार का किया और साथ में कहा कि अगर लाल किले का भी सर्वे की जरूरत हो तो सर्वे होनी चाहिए, कोई अगर जानकारी लाल किले के बारे में मिलती है तो सोचिए, जो सिलसिला ज्ञानवापी से शुरू हुआ, जो संभल पहुंचा 10 दिन 12 दिन पहले और जो अजमेर पहुंचा 5 दिन पहले, अब केंद्रीय गृह मंत्री अगर कह रहे हैं कि ये सब हटा देना चाहिए, जिसमें कुतुब मीनार का नाम ले रहे हैं। और कुतुब मीनार जो लगभग मतलब 900 साल पुरानी जो इमारत है, मीनार है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, दुनिया भर से जिसे देखने लोग आते हैं, उस कुतुब मीनार को लेकर बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन लगातार ये बवाल कर रहे हैं कि वहां 25-27 मूर्तियों के अवशेष हैं, मंदिरों के अवशेष हैं, इसलिए कुतुब मीनार की भी खुदाई होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने लाल किले का भी जिक्र किया। वो लाल किला, सवाल के जवाब में उन्होंने भले ही कहा, वो लाल किला जिस लाल किले के प्राचीर से 75 साल से देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और ऐतिहासिक 15 अगस्त का भाषण जिस लाल किले के प्राचीर से देते हैं, उस लाल किले का भी सर्वे अगर होना जरूरी हो तो सर्वे किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने, माफ करिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। और यही इस देश में हो रहा है। ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। लगातार 5-4 मस्जिद, मीनार, दरगाहों की लिस्ट हर रोज आ रही है, जो हिंदुत्ववादी अलग अलग संगठन है उनकी तरफ से, कि यहाँ भी खुदाई होनी चाहिए, यहाँ भी सर्वे होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मीनार है, यहाँ भी मूर्तियों के अवशेष है। तो अब सवाल ये उठता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की अनुमति देते हुए जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को डिफाइन करते हुए जो मौखिक बातें कही, क्या उसे करेक्शन करने की जरूरत है? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ के गलत फैसले का खामियाजा भुगतेगा देश? जस्टिस चंद्रचूड़ की गलती से अब कैसे बचे देश? जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा या जो फैसला दिया, उसको रद्द करने का तरीका क्या हो? संभल और अजमेर दरगाह के बाद आगे क्या होगा? जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच, सीजेआई की अध्यक्षता में बेंच कोई गठित हो और उसे रद्द किया जा सकता है? क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सख्ती से पालन सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस दिशा में अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं ताकि देश में जो नया बवाल शुरू वो बवाल थमे? वरना अगले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में ये बवाल देश के अलग अलग राज्यों में क्या रूप ले सकता है, क्या शक्ल ले सकता है, इसकी कल्पना हम नहीं कर पा रहे। ऐसे सवालों पर आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है एनके सिंह साहब, जिन्हें आप अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। खास बात यह है कि बहुत कम जर्नलिस्ट देश में है जो संविधान की व्याख्या एक संविधान को बारीकी से समझने वाले पत्रकार के तौर पर करते हैं और संसदीय परंपरा, संसदीय मर्यादा और कायदे कानून के तो ज्ञाता हैं ही। बार बार मैं उनके परिचय में ये कहता हूं। एनके सिंह साहब, आपका स्वागत है। लेकिन आपके पास आने से पहले सिंह साहब, वैसे कल आपने देखा होगा इसी चिंता में कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा, जो किया, उसका खामियाजा जो देश भुगत रहा है वो कब तक भुगतेगा, करेक्टिव मेजर क्या हो। एक कल दुष्यंत दवे जो सीनियर एडवोकेट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी और दुखी होकर रो पड़े थे, भावुक हो गए थे। द वायर के इंटरव्यू में करण थापर के साथ कहा था। 30 सेकंड का ये उनका वो भावुक इंटरव्यू का हिस्सा है। मैं चाहता हूं वो भी देखें। फिर सिंह साहब से बहुत सारे सवाल है हमारे। I can tell you one thing. I have sleepless nights thinking about it. My wife tells me every day, why are you getting so involved?
But I am involved because I am worried about my country. You don't know how much it is impacting me. Just imagine how much it must be affecting those belonging to the minority community. It's really sad what is happening, and I don't know why nobody in this country wants to stand up and fight this kind of nonsense. ये दुष्यंत दवे थे जो कल उनके इंटरव्यू का हिस्सा वायरल हुआ। मैंने कल इस पर वीडियो अलग से बनाया भी था। एनके सिंह साहब, अभी जो कुछ देर पहले एक बयान आया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, हालांकि अपने बयानों के लिए वो कुख्यात हैं। गिरिराज सिंह ने जो कहा, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं और उसके बाद क्या करेक्टिव मेजर हो, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए और चंद्रचूड़ के फैसले का खामियाजा देश न भुगते इस दिशा में क्या करना चाहिए, उस पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। पहले देखिए, कोई केंद्रीय मंत्री, जैसे कई बार ये खारिज किया जाता है, चलिए कुछ फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन यहां तो केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि कुतुब मीनार को हटा देना चाहिए, लाल किले का भी सर्वे होना चाहिए, ताजमहल को लेकर पहले से विवाद है, क्या कहेंगे? जी, इस तरह के एलिमेंट जानबूझ के रखे गए हैं और संविधान की शपथ खा के ये मंत्री बना हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब बाबर, अकबर, हुमायूं, इन सबको इनका नाम बदल दीजिए, इनका नाम हटा दीजिए। मतलब कल से बाबर का नाम अब बीरबल रख दीजिए, अकबर का नाम कोई हिंदू नाम रख दीजिए। किस तरह के ये जहनियत के लोग हैं। और इसी क्रम में आज संघ के सरसंघ चालक ने कहा है कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने हिंदू इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हिंदू पिछले 70 साल में उनका प्रतिशत 84 से 78 हो गया है, मुसलमानों का 9.5 से 14 हो गया है। ये कह के उन्होंने कहा, मतलब इशारा था कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। किस जहनियत के ये लोग होंगे? ये गिरिराज सिंह जो कि मंत्री है, अगर ये कह रहे हैं कि साहब लाल किला हटा दीजिए, तो ये क्या मानसिक रूप से बीमार लोग हैं? तो एक तो ये है कि इसको गौर से, और मैं दरअसल दुष्यंत दवे के इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी भावुक हो गया, और सच पूछिए तो मेरे आंख में आंसू थे। क्या हम लोग का ये कर्तव्य नहीं है? वो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आई एम वरीड अबाउट मुस्लिम्स, हाउ आर दे टेकिंग दीज थिंग्स, हाउ आर दे कंसर्न्ड अबाउट दीज डेवलपमेंट्स। तो जब वो कह रहे हैं कि आखिर मुसलमानों की स्थिति क्या इस देश में हो गई है, तो शायद ये बहुत बड़ी चिंता है जो हम सब लोगों को गौर करना चाहिए। दवे ने कोई गलत नहीं कहा है, बल्कि हम सबको सोचना चाहिए। जहां तक चंद्रचूड़ की बात है, मुझे हंसी आ रही, इस देश की जहनियत को हो क्या गया है। एक चीज और अब मैं आपको भी कहूंगा, गलती आपने भी बहुत भयंकर कर दी है। आप इसमें 2 बार कह चुके हैं, और एक बार आपने जो ये दिया है, हेडलाइन दिया है, उसमें कहा है जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला। दरअसल ये चंद्रचूड़ का फैसला ही नहीं है, फैसले में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ओरल उन्होंने कमेंट किया था। लेकिन हमारी जो जुडिशियरी होती है, कितना खूबसूरत सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। तो उन्होंने ये देखा उनके मानसिकता से मेल खा रहा है, तो एक जबानी क्वेश्चन के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में दिया गया जस्टिस चंद्रचूड़ का कमेंट 20/22/1922 को 2022 को, उसको हमने कानून की ताकत दे दी है। आप जरा सोचिए हमारी जहनियत कैसी हो गई है कि यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है जो 20 बार हम लोगों से कहा है कि भाई आप लोग जो हम लोग कमेंट करते हैं कोर्ट में, उसको इस तरह हाईलाइट करते थे जैसे फैसला हो। और इस बात पे मीडिया को डांटा है, एक बार नहीं कम से कम आधा दर्जन बार, कि आप लोग इस तरह के जो हम कमेंट करते हैं वो दोनों पक्षों से करते हैं, डेविल्स एडवोकेट की तरह करते हैं, तो इसको आप लोग हाईलाइट ना कीजिए। लेकिन आप देखिए इस नए मोदी के काल में किस तरह हमारी जुडिशियरी ने एक जबानी कमेंट को, जो कि उनका सिर्फ जबानी कमेंट था कि नहीं कानून बाधित तो नहीं करता है, वो जजमेंट पे कहीं नहीं है, जुबानी कमेंट है। और आप जानते हैं कि न्यायपालिका में, मैं थोड़ा अपने व्यूवर्स को थोड़ा विस्तार से, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अगर वो समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि कोई भी जो जजमेंट पूरे दुनिया में होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, ऑबिटर डिक्टा, रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो का मतलब
ये फैसले का पार्ट, हम इस पे पहुंचे कैसे, उसका रेशियो क्या है। और ऑबिटर डिक्टा होता है जिसपे वो तमाम वो संदर्भ बताते हैं कि अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये था, फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये था, भारत में मनुस्मृति ने ये सब वो कहते हैं, जो ऑपरेटिव नहीं होता। रेशियो ही होता है फैसले का, जो कि बाध्यकारी है नीचे की अदालतों के लिए और पूरी देश के लिए, सरकारों के लिए। यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहीं भी उस जजमेंट में नहीं कहा, ये ज्ञानवापी को लेके था, केस आया हुआ था, उस पे उन्होंने कमेंट किया था कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 ये मुमानियत नहीं करता, ये बात आपको वो नहीं करता, मना नहीं करता कि आप रिलीजियस कैरेक्टर उसका एसर्टेन ना कर सके। ये उनका कमेंट था और ये ओरल कमेंट था, मौखिक कमेंट था, जिसका जस्टिस चंद्रचूड़ का है स्क्रीन पर, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, कमेंट लगा रहे हैं, ascertaining the religious character of a place of worship was not barred under the Places of Worship Special Provision Act PWA 1991। ये उनका जुबानी कमेंट था, जुबान मतलब जबानी मौखिक कमेंट था, और इसको हमने कानून का दर्जा दे दिया क्योंकि हमारे नीचे के जज अदालत को पसंद आने लगा और हाई कोर्ट तक इमीडिएटली वो जब गया वाराणसी के कोर्ट पे, तो वहां पे लोकल कोर्ट ने दे दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील में गया, हाई कोर्ट ने भी कहा साहब ये करेक्टर एसर्टेन करने का मतलब करेक्टर बदलना थोड़ी होता है, और पूरे हिंदुस्तान में चल गया। आप जरा सोचिए कि किस तरह से एक जुबानी कमेंट को कानून का दर्जा हमारे योग्य जजों ने दे दिया, नीचे की अदालतों ने दे दिया, और आज तक किसी ने नहीं कहा कि भैया ये क्या है, ये तो बाध्यकारी है ही नहीं है, और फिर ये फैसला नहीं है, फैसले में कहीं नहीं लिखा है। तो जो सबसे बड़ी बात है हमारी चिंता कि इस देश में हम जो होता है, जैसे गिरिराज सिंह का अभी जो आपने कमेंट दिखाया, ये वही पूरा एक जहनियत है, सरसंघ चालक बीआई करे, ज्यादा बच्चे पैदा करो। बताइए इस देश का क्या होगा, कोई सरसंघ चालक से जाके पूछे कि अमेरिकी समाज क्या खत्म हो गया, वहां पे आबादी घनत्व आपको ताज्जुब होगा 38 का है, जबकि भारत में 480 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 38 रहते, ऑस्ट्रेलिया में 3.5 का है, 3.5 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। तो ये संघ के और ये हिंदू विचारधारा की मुझे लगता है कि एक अजीब सा कुंठाग्रसित ये मानसिकता है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। जस्टिस चंद्रचूड़, मुझे तो पहले ताज्जुब, कोई आदमी एक रिट पे चला जाए कि भाई इसको किसने दे दिया कानून का दर्जा। अच्छा अब याद करिएगा, अभी रिटायर के 2 दिन पहले रिटायरमेंट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद कहा था जजों को उनके फैसलों और उनके लिखित फैसलों से जाना जाना, उनके शब्दों से जाना जाना चाहिए, न कि उन्होंने क्या कहा है। कोई पूछे इस पूरे सिस्टम से कि स्वयं जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि उनके लिखित फैसलों से, उसके लिखे शब्दों से जाना चाहिए, उन्होंने जुबानी क्या, उसका कोई मतलब नहीं है। और वही समझने के लिए कि भाई उन्होंने एक मौखिक टिप्पणी की ज्ञानवापी के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान, जिसमें वही जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और उसके बाद उस उनकी टिप्पणी को, मौखिक ऑब्जर्वेशन को, उसको ही मान लिया फैसला, और निचली अदालतों ने वो दरवाजे सर्वे के फ्लड गेट खोल दिए, जो संभल में हुआ, चाहे जैसे नोटिस अजमेर शरीफ में हुआ, या और भी अलग अलग जगहों से अगले 1 महीने में हो सकता है 20 जगह से ऐसा दिखने मिलने लगे। तो ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी होना चाहिए कि ये फैसला नहीं है, ये सिर्फ मौखिक टिप्पणी है। इसको क्यों कानून की तरह या फैसले की तरह मान लिया, और उसके बाद निचली अदालतों ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जिस दिन संभल का केस आया, जिस दिन संभल का केस आया, जिस दिन मथुरा का केस आया, उसी समय कह देना चाहिए था कि भाई ये फैसला नहीं है हमारा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। अच्छा, फिर 3 जजेस थे, उसमें एक जज क्या कमेंट कर रहा है जबानी, उसको आप फैसला कैसे मान लेंगे? 3, क्योंकि लिखित होता है तो तीनों जज का माना जाता है, कोई डिसेंट करता है या कोई सर्वसम्मति से फैसला देता है, जैसे अयोध्या जजमेंट पे हुआ।
लेकिन आप गैर लिखित शब्दों को जो जबानी आप कमेंट कर रहे हैं, अच्छा वो दोनों पक्षों से किया जाता है। आपको याद होगा यही चंद्रचूड़ है जिन्होंने महाराष्ट्र में धज्जी उड़ा दी थी पूरे सिस्टम की, लेकिन जब फैसला दिया तो फैसला में कुछ नहीं था, इल्ले हो गया। कुछ नहीं, वो महाराष्ट्र की गैर गैर कानूनी सरकार चलती रही, जबकि इन्होंने बहुत फूफा किया। तो हकी और यही जैसी चंद्रचूड़ है अयोध्या के जजमेंट में। इस जज ने, आप ताज्जुब करेंगे, जानते क्या कहा था इसी कानून के बारे में? द स्टेट हैज बाय इनेक्टिंग द 1991 लॉ enforced a constitutional commitment and operationalized its constitutional obligation। अपने इस कानून को बना के संसद ने अपने कानूनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया है, पूरा किया है, अपनी संवैधानिक ड्यूटी को पूरा किया है। ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद, 3 साल बाद, जब ये केस आता है सामने, तो अचानक चंद्रचूड़ को ब्रह्म ज्ञान आता है और वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये जज ये खाली असरटेन कर रहा है। कोई पूछे कि अगर आप जाके वहां खुदाई कर रहे हैं तो क्या वो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ? दूसरा, साइंटिफिक ही सर्वे कराते हैं आप, सर्वे के अंदर जा रहे हैं और तब अगला क्या होगा साहब? हमें पूजा, जैसे कि आपने ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार दिया, लोग जाने लगे, महिलाएं जाने लगी, क्या है वो कैरेक्टर चेंज करना नहीं है? तो हम अंधे हो गए हैं। जो दुष्यंत दवे जो रो रहे हैं, हम सब के रोने की नहीं, ये हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर करता है कि एक निजाम इस तरह का हो गया है जो कि एक खास धर्म विशेष के लिए इस तरह का रवैया अपना रहा है, उसका पूरा सिस्टम उसमें चला जा रहा है, उसका जुडिशियल सिस्टम भी चला जा रहा है। तो आज जो हम फोकस कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ का एक गैर फैसला को कानून का दर्जा, जबकि यही सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले कोई ठेंगा दिखाता रहता है। यही जो सुप्रीम कोर्ट है, 4 साल से ये दंगा नाच चल रहा है, बुलडोजर न्याय, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ को तब ब्रह्म ज्ञान नहीं आया। तो यही हमें बार बार लग रहा है कि जो दुष्यंत दवे रो रहे हैं, दरअसल वो हम सब के रोने की चीज है कि क्या इस देश में अब ये होने लगेगा? तो हमें लगता है पहला तो ये। अब आपने कहा कि इसका उपचार क्या है? हाँ, उपचार क्या? सिंपल सा है कि इसको पहले तो डी रिकॉग्नाइज किया जाए कि चंद्रचूड़ का ये ओरल कमेंट, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जबानी जबान खर्च ये कानून नहीं है, पहला तो ये। और सारे कोर्ट्स को ताकीद करे कि सिंस इट डजंट एग्जिस्ट इन इन वर्डिंग, इट शुड नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। इसका संदर्भ नहीं लिया जाना चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए, ये एक सारे कोर्ट्स के लिए हो। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी जरूरत है, अब चूंकि अगर हम इसको कानून मानते हैं तो 3 मेंबर बेंच का है, इसलिए इसको करने के पहले आपको 5 मेंबर का एक वो गठन करना पड़ेगा संविधान पीठ का, और उससे इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। 2 मेंबर की अभी जो सीजेआई की बेंच है जो ये केस सुन रही है, वो भी एक फैसले में कह सकती है कि नहीं, इसको आप बिल्कुल कॉग्निजेंस न लीजिए। ये जबानी है। जब ओरल कमेंट है तो अगली जो डेट अगर 6 जनवरी के बाद पड़ती है, जो संभल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 के बाद आप कोई वादी चाहे तो अदालत में आए, तो वो भी ओरल कह सकते हैं कि ओरल कमेंट है, इसलिए इसको मतलब कोई उस तरह से लेने की जरूरत नहीं। कोई अजीत जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हो, सुप्रीम कोर्ट को मारिए, छोड़िए, हाई कोर्ट कह सकता है, लोअर कोर्ट कह सकता है कि भाई हम इसको क्यों माने? ये तो जबानी कोर्ट ने कहा है, मेरे फैसले में तो नहीं है ये। और मैं जबानी थोड़ी देखता हूं, मैं तो फैसला देखता, मेरे सामने फैसला आता है और बाध्यकारी हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। जज साहब ने कान दबा के कहा कि आंख निकाल के कहा, ये नहीं होता है। इसलिए लोअर कोर्ट भी इसको डी रिकॉग्नाइज कर सकता है इस सेंटेंस को, लेकिन वो क्यों करेगा? मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि वो तो इसको मान लिया है कि साहब ये तो भारत के संविधान का सबसे प्रमुख अंग है, और वो उस तरह से डील कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपना, जब ये 6 तारीख के बाद सुने, तो पहला काम करे कि इसको डी रिकॉग्नाइज करे और कहे कि नहीं, ये कहीं से फैसले में नहीं है। पहला तो ये। दूसरा, अगर इसको हम कानून बांध लेते हैं, जो कि बहुत ही एक गंदा सा वो आचरण होगा,
कहीं भी किसी भी न्यायपालिका का, कि अगर वो इसको मान लेती है, जो कि बड़ा ही मूर्खतापूर्ण प्रयास होगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, तब आपको 5 मेंबर बेंच से, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि ये जो आया है केस, वो ये भी है केस की ये कानून साहब हमारे संवैधानिक अधिकारों को कर रहा, क्योंकि इसने राम का तो मंदिर कर दिया, बात कि वो उस पे कोई वो नहीं होगा, लेकिन कृष्ण को क्यों छोड़ दिया, शिव को क्यों छोड़ दिया, ये कह के वो याचिका आई हुई है। और अगर वो याचिका आई है तो उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स को लेके आई है, उसकी वैलिडिटी को लेके आई है, लिहाजा कोर्ट को वो भी सुनना है। इसलिए हमें लगता है कि 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के इस कानून को बहाल करे और रीडिफाइन करे कि कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करना तब भी होता है जब आप उसमें कोई खुदाई या कोई भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा के उसको देखना चाहते हैं, वो भी उसी, पहला तो ये। दूसरा कि उसमें बाधित है, सेक्शन 4 में बाधित है कि कोई भी केस रिलीजियस वो कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं चलेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ले क्यों रही है, अजमेर में भी ले लिया, संभल में भी ले लिया, मथुरा में भी ले लिया, बनारस में भी ले लिया, आखिर ये वाराणसी में ले क्यों नहीं है, इन जिलों में ले क्यों नहीं है, इनको तो बाधित है। लिहाजा रीइंफोर्स करे सुप्रीम कोर्ट कि सेक्शन 4 के तहत कोई भी फ्रेश केस नहीं लिए जाएंगे, ये इसका लब्बो-लुगाव। अब एक चीज मैं देख रहा हूं, जैसे जो जिसने अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ जिसने याचिका की और जिस पे नोटिस जारी हुआ है संबंधित पक्षों को, विष्णु गुप्ता, हिंदू राष्ट्रीय सेना उनका है, उसमें उन्होंने कहा है बीबीसी को कि हम ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहां मस्जिद है। इसके बाद दिल्ली के जामा मस्जिद का नंबर होगा, यूपी में बहुत सारी जगह है, हम सरकार से कहेंगे मस्जिदों को मंदिर घोषित कर दिया जाए। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसे जो एलिमेंट है उनको ताकत मिल रही है कि भाई एक आदमी जो ऐसे फ्रिंज एलिमेंट टाइप का है, जिस पर कई तरह के आरोप हैं, इसी तरह का की हरकतों की वजह से कुख्यात है, चैनलों पर बैठ के अब भाषण दे रहा है और उसके बाद कह रहा है कि हम देश में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी 1800, 2000, 3000, 5000 की लिस्ट लेकर घूमने वाले बहुत लोग हैं। तो फिर तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देकर वो दरवाजा बंद न करे, बॉटल जो एकदम जो खुल गया फ्लड गेट, तब तक तो होता रहेगा। बिल्कुल सही है, और इसका तरीका ये है कि ये जो विष्णु गुप्ता होगा या इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, अगले दिन इनके पास एक चिट्ठी आएगी कि तुम्हारी जान को खतरा है, और ये लोकल एसपी के पास जाएंगे और वो इनको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा। ऐसे तमाम एमएलए हमने देखे हैं जो आए बाएं बोलते हैं, एमएलए, एमपी और मंत्री को तो आप देख ही रहे हैं, आपने बताया ही है, इनकी सिक्योरिटी जबरदस्त हो जाती है तो इनका अपना चलने लगता है, इनका कारोबार चलने लगता है कि 8 की गार्ड, 1-4 की गार्ड मिल गई बंगले पे, इनके घर पे मिल गई, और उसके बाद 8 की सिक्योरिटी मिल गई Z+ में। तो ये काले काले पहन के दाएं बाएं रहते हैं तो उसकी दुकान अपना चलने लगती है। तो ये अगला ये होगा इसके, और इसीलिए ये फ्रिंज एलिमेंट्स आगे आते हैं और इस तरह के पिटीशन करते हैं, क्योंकि उसके बाद ये जान का खतरा बता के बड़े आराम से सिक्योरिटी ले लेंगे और इनका फिर राजनीतिक करियर बनने लगेगा। सवाल ये है कि एक ऑर्डर देके कि फ्रिंज एलिमेंट कहने के लिए होता है, नहीं तो गिरिराज सिंह तो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो तो कुतुब मीनार तक आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये गलत है। हाँ। ये गलत, असल में ये अंग्रेजी का गलत मुहावरा हम प्रयोग करते हैं, मैंने भी गलती से कर दिया। ये मेन एलिमेंट है, ये फ्रिंज नहीं है। ये तो ये कौन है, ये जो आप दिखा रहे हैं अभी अपने चित्र पे, ये तो मेंबर पार्लियामेंट है। ये व्यक्ति, ये तो वो व्यक्ति है जो कि मंत्री हैं, लॉ मेकर है, मंत्री हैं, देश के का भाग्य डिसाइड करते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि लाल किला भी खुदवा देना चाहिए, कुतुब मीनार भी हटा देना चाहिए, बाबर का नाम हटा देना चाहिए, अकबर का, तो आप सोचिए ये गवर्नेंस का हमारी क्वालिटी क्या होगी, हमारी चिंता, ये देश किन हाथों में हमने दे दिया है। और तब ये चिंता होती है कि तब वो जो दुष्यंत दवे कह रहे थे कि आज मुसलमान क्या सोच रहा होगा,
आज जो हमारी 14% मुसलमान है इस देश का, करीब 18 करोड़ 20 करोड़ है, वो सोच कैसे रहा होगा। और 20 करोड़ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, उसको समाज में हम खारिज नहीं कर सकते। और उसके बरक्स संघ के सरसंघ चालक, जिन्होंने अगर जरा सा भी आंकड़े देखे होते तो पाया होता कि मुसलमान पिछले 3 दशक से, अगर कोई एक सेक्शन है, सोशल वर्ग है जिसने डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा नीचे लाया है, कम किया है, तो वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू गरीब तो बिल्कुल नहीं, दलित नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने कॉन्शियसली अपना डिकेडल ग्रोथ रेट इसको कहते हैं स्टेटिस्टिक्स में, इसका परसेंटेज कम किया है तो वो मुसलमान है। और जबकि अन्य जो वो है कम्युनिटी है या सोशल वर्ग है, उन्होंने अपना उस रफ्तार से नहीं कम किया है। इसके बावजूद सरसंघ चालक कह रहे हैं कि हिंदुओं को संख्या बढ़ानी चाहिए। क्या ये कितना करना चाहते हैं गरीब इस देश को? जरा सा भी साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है इनकी। तो हकीकत यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का एक सिंगल जज जिले का बैठा हुआ उनके इसको खारिज कर सकता है कि भाई नहीं, मेरे पास तो जजमेंट आता है ना, आई एम बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, दैट इज ऑब्लिगेटरी फॉर मी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कान खुजलाते हुए कहा, नाक दबाते हुए कहा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मान लीजिए कि अगर शहर के बाहर सेमिनार में कुछ कह दिया है, क्या उसको आप बाइंडिंग मानेंगे? उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान अगर उन्होंने कोई कमेंट किया है, उसका क्या वजन है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 मिनट में खारिज कर सकता है और कह सकता है कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, हम रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज मानेंगे कि आपने अगर सर्वे के लिए किया है तो इसको चेंज माना जाएगा। और ये सेक्शन 3 POW प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। और ये कह के वो हर पिटीशन खारिज कर देगा, बल्कि लेगा ही नहीं कि नहीं साहब, हमें ममानियत है कि सेक्शन 4 में हम कोई भी फ्रेश केस नहीं ले सकते, जो 15 अगस्त के बाद का केस है, हम उसको नहीं ले सकते। अब एक चीज बताइए कि क्या चूंकि ये सब जगह से ऐसी घटनाओं का अंदेशा है, सर्वे का, याचिका का, और अगर याचिका दायर होती और फटकार के साथ अगर याचिका रद्द होती तो भी मान लेते। जैसा कि मुझे याद है, शायद 2-3 साल पहले ताजमहल को लेकर एक याचिका शायद प्रयागराज में दायर हुई थी। तो मुझे याद है, ये देखिए मुझे मिल गया, ये 2022 का है कि जब ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका हाईकोर्ट में दायर हुई, तो हाईकोर्ट के जस्टिस ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले MA PhD कीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आइए, फालतू के लेकर यहां मत आइए, और इस तरह से डांट फटकार कर भगा दिया। तो अगर अदालतों का रवैया ये होता कि याचिकाएं दायर हो रही है, याचिका दायर करने वाले को हक है कि दायर करे, अदालत अगर तय करे कि हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो खारिज होती। लेकिन अदालत इंटरटेन कर रही है, संभल में हुआ, जो अजमेर में हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या CJI को, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेकर अपनी तरफ से 5 जजों की बेंच बनाकर इस पर स्पष्टीकरण कहें या नए सिरे से उसकी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की व्याख्या करने की जरूरत है, और ऐसा हो सकता है कि नहीं? जैसे मैंने कहा कि एक्ट बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और आप याद करिए उस समय जब संसद में ये आया था, एक्ट जब बना था, तो कितना इसको अच्छा एक्ट माना गया था, और सभी दल ने माना था कि ये बेहद, और आप ताज्जुब करेंगे जब जब चंद्रचूड़ CJI थे, उस समय इसको कहा गया कि हाँ साहब, ये पिटीशन हम लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। ये जब केस लिया गया था तो उस समय सरकार को नोटिस दी गई थी कि भाई इस एक्ट के बारे में आपका क्या व्यू है। आज तक सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि जवाब में पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा। जवाब अगर देती है तो इमेज जाएगी, अगर कहती है कि ये गलत एक्ट है तो इमेज जाएगी। तो हकीकत यह है कि सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है। अब जहां तक मैं फिर कह रहा हूं, ये इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबसे जूनियर जज है, सबसे जूनियर मैजिस्ट्रेट है सिविल का, वो कह सकता है कि नहीं साहब, ये हमारे ये तो मेरे पास सही नहीं है, और हमारे पास कानून है, शुद्ध कानून है जिसमें कि ममानियत है, लिहाजा हम ये याचिका खारिज करते हैं। लेकिन चलिए साहब, वो भी नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट को 2 मेंबर, अभी जो केस सुना जा रहा है, यही काफी है इसको करने के लिए। वो कह दे कि नहीं, इसी ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, ये
कोई भी कोर्ट इसको कॉग्निजेंस में नहीं लेगा, ये वो कह सकता है। दूसरा, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्टिव्स का सुप्रीम कोर्ट के पास एक अलग से पावर होता है, ये उसके तहत भी कह सकता है। अब उसको भी छोड़ दीजिए आप। दूसरा ये है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई है इस एक्ट की, तो उस सब को मिला के वो एक बंच टुगेदर कहते हैं इसको, कि सारे केसेस को क्लब कर दे और 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज दे कि साहब इसमें एक्ट भी देख लीजिए, सेक्शन 3-4 भी देख लीजिए, और ये जो अजमेर और ये तमाशा हो रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए इस पे एक निर्देश दे दीजिए कोर्ट्स को, और रीडिफाइन कर दीजिए कि कैरेक्टर चेंज करना और एसर्टेन करना, ये अंग्रेजी के 2 जुमले हैं, इनका क्या मतलब है। क्योंकि होता यह है कि जो कोर्ट में कुछ स्यूडो इंटेलेक्चुअल जो बैठते हैं, वो अपने फैसलों में इंटेलेक्चुअल दिखाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कई बार आप देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है। डिसऑनेस्टी का मतलब ये होता है कि आप कहीं कुछ कह रहे, कहीं और कुछ कह रहे, और सेलेक्टिव दुष्यंत दवे ने तो साफ साफ कहा है कि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं और उन्होंने डिससर्विस किया भारत और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। चंद्रचूड़, और ये बोल, और नहीं, ये वही चंद्रचूड़ है जो इस देश के सबसे महान जजों में से एक नहीं, सबसे महान जज कृष्णा अय्यर को इन्होंने अपने जजमेंट पे, अभी जब रिटायरमेंट के 3 दिन पहले जो जजमेंट दिया था 7 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे, जिसका जजमेंट अकेला इन्होंने लिखा था, उसको जब सर्कुलेट किया गया, तो उसकी एक मेंबर जजों बेंच की एक मेंबर जस्टिस नागरत्ना ने जब उसको पढ़ा, तो लिखा था जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने डिससर्विस की है, कोई एक फैसला देके। तो आप देखिए हिमाकत कि जस्टिस चंद्रचूड़ कृष्णा अय्यर को बता रहे हैं, इतने महान जज को, कि उन्होंने डिससर्विस किया है। बाद में वो विड्रॉ कर लिया तो जजमेंट का पार्ट नहीं बना, जैसे कि उन्होंने मौके के ये पूरा कर दिया तो तमाशा हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जस्टिस नागरत्ना ने इसको अपनी जजमेंट में डाल दिया, ये किस्सा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ का व्यक्तित्व जब एनालाइज होगा, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद ही कहा है कि उनके लिखे शब्दों से, जी जनाब, आपके लिखे शब्द अयोध्या में कुछ और होते हैं, और जब आप ज्ञान वापिस सुनते हैं तो आपके शब्द बदल जाते हैं। तो जब ये देखते हैं, उस समय आप चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तब अयोध्या का जजमेंट था, चीफ जस्टिस बने तो उसके बाद हुआ और रिटायरमेंट करीब था, तब ये कुछ और हो जाता है। तो हकीकत ये है कि आपके अपने ही शब्द कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जब एनालाइज इतिहास करेगा आपको, तो इसी तरह का है जिसकी चिंता आपको है। जी, तो इस एनके सिंह साहब को इसलिए हमने बुलाया ताकि ये बात जो आ रही है कि वो फैसला नहीं है जस्टिस चंद्रचूड़ का धार्मिक चरित्र डिफाइन करने का, बल्कि जो स्क्रीन पर देखना है, ascertaining the religious character of a place of worship was not barred under the place of worship act, places of worship act। मतलब ये उनका ओरल कमेंट था जिसको ये मान लिया गया फैसला, और उसी तरह से लोअर कोर्ट काम कर रही है। अब इसके बाद वही कि अगर रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए सर्वे करने लगेंगे, तो 2000 क्या 4000 ऐसी मस्जिद, मीनारें, दरगाहें हैं, और उनका सर्वे करके बताएं इन सब के नीचे मंदिर और मूर्तियां हैं, तो फिर तो देश भर में अनरेस्ट हो जाएगा, हर गली, हर शहर में, हर गांव में। और मैंने कल भी वीडियो में बोला कि मैं बेगूसराय जैसे अगर पटना से जाऊं या सासाराम जाऊं या कहीं किसी इलाके में यूपी से, बक्सर से निकले, ऐसे कितने टॉम्ब, मकबरे, दरगाह, दरवाजे 200-400-500 साल पहले के मिलेंगे, उन सब के नीचे कोई आ जाएगा कि इसका सर्वे कीजिए, खुदाई कीजिए। और अगर ये कहीं हुआ, जो हुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं, इतिहास में बहुत जख्म है, बहुत जगह मंदिर तोड़े गए, बहुत जगह रिकंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत जगह जो पुराने धर्म स्थल हैं उनको तोड़कर मस्जिद या मीनार बनाए गए, लेकिन वो सबकी खुदाई होने लगेगी तो देश कहाँ जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और रिलीजियस कैरेक्टर की जब पहचान करने की दिशा में बढ़ेंगे, तो फिर तो देश में एक ऐसा अनरेस्ट होगा जो कहां जाकर रुकेगा, इसकी चिंता में हम भी हैं, एनके सिंह साहब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजेआई हैं, संजीव खन्ना, देश में जो कुछ हो रहा है उन तक भी ये जानकारी पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी से तो हम उम्मीद नहीं करते कि गिरिराज सिंह जैसे मंत्री अगर ये कह देते हैं कि कुतुब मीनार वगैरह सबको खत्म कर देना चाहिए, सब हटा देना चाहिए। हैरानी है, जिस कुतुब मीनार को दुनिया में भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर माना जाता है, एएसआई जिसकी देखभाल करता है, और जिसको भारत की जो कुछ ऐसे धरोहर हैं जो पहचान है, ताजमहल,
अजूबा दुनिया में माना गया ताजमहल को, उसकी भी खुदाई करवाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं वहां पूजा अर्चना की इजाजत मिले और ताजमहल की खुदाई होकर तेजो महल है वहां था सदियों पहले, वो वहां मंदिर बन जाए। तो ये सिलसिला प्रधानमंत्री से तो उम्मीद नहीं है कि ये थमेगा या वो चाहेंगे थामना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं, मुमकिन है कि बाबर, अकबर, हुमायूं का भी तथ्य बदल दिया जाए कि बाबर हुआ ही नहीं था, हुमायूं हुआ ही नहीं था, बच्चों को ये पढ़ाया ही ना जाए। ये और पॉसिबल, क्योंकि गिरिराज सिंह जब कह रहे हैं जी, और हुमायूं टॉम्ब है यहाँ दिल्ली में, तो अब हुमायूं टॉम्ब पर बुलडोजर चलवा दीजिए और वहां कुछ बनवा दीजिए ऐसे। और लाल किला सर 75 साल से लाल किले के प्राचीर से आप झंडा फहरा रहे हैं, हिस्टोरिकल एक मॉन्यूमेंट है भारत का, फिर तो सब तोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत कुछ देश में जो बना है वो 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के पहले बना है, तो उन सबको ध्वस्त कीजिए, सब खत्म कीजिए। और एक दिलचस्प बात सिंह साहब, ये जब होती है तो अंग्रेजों के बनाए बनाए जो इमारत, भाई अंग्रेज को दोस्ती करने तो भारत आए नहीं थे, और अंग्रेजों ने भारत में सबके मुकुट पहनाकर सबको राष्ट्रपति भवन, व्यवस्था राष्ट्रपति से लेकर भवन, आयुष्मान भारत कार्ड देकर भारत में राज तो किया नहीं। तो अंग्रेजों की इमारतों से सरकारें चली, आज भी चल रही है, आज भी नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस सब है। तो आपको अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है वहां, क्योंकि वो आबादी है भारत में 15-17 करोड़, उनके धर्म और कौम से दिक्कत है। कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें, उसके बाद खत्म करेंगे। हाँ, नहीं, मुझे यही लगता है कि हम सब की एक बड़ी चिंता है, क्योंकि ये एक पैटर्न है जिसके तहत ये हो रहा है। और इस देश में जब एआई का दौर आ रहा है, उस समय हमारे युवाओं को आप मंदिर मस्जिद तलाशने में लगा रहे हैं, ये देश जाएगा कहाँ? और ज्यादा बच्चे पैदा करें जो कि ठूंठ होंगे क्योंकि माल न्यूट्रिशन है, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? ये देख के हम अपने बच्चों के लिए कैसा कराहता हुआ भारत छोड़ के जाएंगे, ये शायद दुष्यंत दवे की चिंता, हम सबकी चिंता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, कभी मुमकिन हो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल नमस्कार।